हेलो सब हम करने वाले हैं क्वेश्चन सेक्शन सी का, जिसमें आपको सेक्शन सी में आपको 5 में से कोई भी 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 15 से। क्वेश्चन 15 है, डिस्कस द मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप, यानी ओपन ऑर्गन पाइप यानी खुले वायु कॉलम में कंपन के तरीकों पर चर्चा करें। और सेकंड पार्ट है, व्हाई एन ऑर्गन पाइप ओपन ऑर्गन पाइप इज मोर मेलोडियस देन क्लोज ऑर्गन पाइप, यानी एक खुला ऑर्गन पाइप बंद ऑर्गन पाइप की तुलना में अधिक मधुर क्यों होता है। मतलब एक ओपन ऑर्गन पाइप का जो साउंड होता है वो सुनने में ज़्यादा मेलोडियस यानी ज़्यादा मधुर होता है एज कम्पेयर टू क्लोज ऑर्गन पाइप यानी बंद वायु कॉलम की तुलना में। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि वेरियस कॉस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप। तो ए ट्यूब विच ओपन एट द बोथ एंड इज कॉल्ड ओपन ऑर्गन पाइप। देखो तो ओपन ऑर्गन पाइप क्या होता है, इसे हम कहते हैं ओपन ऑर्गन पाइप जिसका दोनों एंड क्या हो ओपन। ठीक है। क्लोज ऑर्गन पाइप क्या होता है, तो क्लोज ऑर्गन पाइप वो पाइप होता है जिसका एक एंड क्लोज हो, है ना। इसे बोलते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप। तो उसका एक एंड बस क्लोज होना चाहिए, दोनों एंड नहीं, बस एक एंड, इसे बोलते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप। ये तो हमारा, तो हमने हमें डिस्कस करना है ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में। तो ओपन ऑर्गन पाइप का डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो ओपन ऑर्गन एक ओपन ऑर्गन पाइप है, सेम लेंथ का, दोनों का लेंथ एल है। ठीक है, स्मॉल एल है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंट मोड्स की बात करते हैं। तो इफ एल इज द लेंथ ऑफ पाइप एंड लैम्डा बी द वेवलेंथ एंड वी बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑर्गन पाइप। अगर लेंथ एल है जिसके ट्यूब के, और से इस ट्यूब में जो वेलोसिटी या साउंड की वो अगर वी है, और लैम्डा अगर वेवलेंथ दिया हुआ है, तो केस वन क्या करते हैं इसमें। देखो केस वन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो हमें सिर्फ लैम्डा बाई टू यानी हाफ वेवलेंथ ही क्या हो पा रहा है, यहाँ पर पूरा बन पा रहा है एक ऑर्गन पाइप में। यानी इस पूरे लेंथ में, ये जो पूरा लेंथ है इसकी जो पूरी लेंथ है, पूरी लेंथ जो आपकी एल है, इस लेंथ में कितना वेवलेंथ हो पा रहा है, ओनली लैम्डा बाई टू। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एल इक्वल टू लैम्डा बाई टू, लैम्डा वन बाई टू, दैट मीन्स लैम्डा वन इक्वल टू टू एल। और हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी बाई वेवलेंथ यानी वी बाई लैम्डा। तो लैम्डा के लिए पुट करते हैं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाती है वी बाई टू एल, और इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो कभी भी आपसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का पूछा जाए तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन ऑर्गन पाइप होता है वी बाई टू एल। केस टू की बात करते हैं। तो केस टू में आप देखोगे कि एक पूरा का पूरा कंप्लीट वेवलेंथ यहाँ पर बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, कंप्लीट का कंप्लीट वेवलेंथ आपका यहाँ पर फॉर्म हो जा रहा है। यानी इसी लेंथ में जो हमारी लेंथ एल है, वहां पर कितना वेवलेंथ बन जा रहा है, पूरा वेवलेंथ यानी लैम्डा टू। जिसे आप लिख सकते हैं टू इंटू लैम्डा बाई टू, है ना। टू से टू कैंसिल होगा तो यहाँ से आप क्या आ जाएगा, लैम्डा टू की वैल्यू जो होगी टू एल बाई टू। ठीक है, जिसे आप चाहो तो इन टू कर लिख सकते हो वी बाई लैम्डा टू, और लैम्डा टू के लिए पुट करके टू बाई टू, टू एल बाई टू। तो आपका इन टू आ जाएगा टू वी बाई एल। या फिर आप कह सकते हो, जैसा भी देखो ऊपर क्या लिखा वी बाई टू एल, तो यहाँ पर आप जो वी बाई टू एल को आप लिख सकते हो एन वन, तो एन टू हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ एन वन। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ पर। अब बात करते हैं इसे हम, और इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। तो पहला होता है हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और जो हमें दूसरा हमें जो मिलता है फ्रीक्वेंसी, उसे बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, या इसे हम बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक्स, है ना। इसमें कुछ याद रखना कि इसमें जो हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, इसे हम कभी कभी फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, और फर्स्ट ओवरटोन को हम सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं। तो ये चीज भी आपको याद आनी चाहिए, फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकंड हार्मोनिक। तो ये हो गया इसके मोड्स के बारे में। अगर हम सिमिलर, अगर ऐसा चीज हम यूज करते रहे तो हमें क्या मिलेगा कॉमन चीज, यानी इन ओपन ऑर्गन पाइप की तुलना में हम कह सकते हैं कि जो एल होता है वो एम प्लस वन लैम्डा बाई टू के हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, जहाँ पर एम की वैल्यू आप जीरो से पुट करो तो लैम्डा बाई टू, फिर लैम्डा, ऐसा आपको लेंथ पता चलेगा। या फिर आप कह सकते हो कि लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी टू एल बाई एम प्लस वन, और यहाँ से आपका जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है वी बाई लैम्डा। तो वी बाई लैम्डा के लिए पुट करेंगे तो हो जाएगा एम प्लस वन वी बाई टूएल्व। ये होता है आपका nth ओवर टोन का फॉर्मूला ना। इसको बोलोगे nth ओवर टोन का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम प्लस वन वी बाई टूएल्व। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये आपका होता है ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ठीक है, हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, ये हमारा बी पार्ट कर रहा है। और हमें पता है कि ये होता है हमारा क्लोज ऑर्गन, ये था क्लोज ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो एन इक्वल टू टू एन प्लस वन
v/4l होता है। यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर आपको n की वैल्यू 1 2 पुट करने पर आपको, है ना, m की वैल्यू 1 2 3 पुट करने पर आपको जो n की वैल्यू मिलेगी, है ना, वो n की वैल्यू आपको सब मिलेगी, यानी आपको यहाँ पर सभी टाइप के हार्मोनिक्स मिलेंगे। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, यानी n की जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू v/2l आएगी, फिर 2v/2l आएगी, फिर इसका की वैल्यू 3v/2l आएगी। यानी आपको यहाँ पर देखोगे तो आपको सभी टाइप का हार्मोनिक्स मिलता है, मतलब पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा आपको सेकेंड सारे हार्मोनिक्स आपको सुनाई देते हैं। लेकिन अगर बात करोगे आप क्लोज ऑर्गन पाइप की, तो यहाँ पर n की वैल्यू यानी m की वैल्यू 1 पुट करने पर आपको मिलेगा, तो आपको n की वैल्यू मिलेगी वो v/4l, फिर m की वैल्यू 1 पुट करने पर आपको ये मिलेगा 3v/4l, सिमिलरली m की वैल्यू 2 पुट करने पर आपको मिल जाएगा ये 5v/4l। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देने को मिलेगा कि यहाँ पर जो हार्मोनिक्स मिलते हैं वो आपको सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं, यानी 1 3 5 आपको सिर्फ ऐसे ही क्या मिल रहा है, हार्मोनिक्स मिल रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ पर कि आपको ओपन ऑर्गन पाइप में आपको सभी टाइप के हार्मोनिक्स मिलते हैं, जबकि क्लोज ऑर्गन पाइप में आपको सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ही मिलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ओपन ऑर्गन पाइप इज मेलोडियस बिकॉज इट कंटेन्स ऑल हार्मोनिक्स। तो ओपन ऑर्गन पाइप में आपको सारे हार्मोनिक्स मिलते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ए क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ द सेम लेंथ, है ना। सेम लेंथ के लिए आपको ओपन ऑर्गन पाइप में जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो क्लोज ऑर्गन पाइप की तुलना में जस्ट डबल होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगी साउंड हमें उतना ज़्यादा मेलोडियस सुनाई देता है, याद रखना, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी हमें साउंड उतना ज़्यादा मेलोडियस सुनाई देगा। बात करते हैं हम सी कह डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, एंड बी पार्ट है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। तो पहला पार्ट डिफाइन करते हैं कि कहते हैं कि व्हेन ए सॉलिड स्फीयर फॉल्स इन ए लिक्विड its accelerating voltage becomes velocity becomes constant due to viscous force of liquid and hence it attains a constant velocity which is known as terminal velocity। यानी जब किसी भी छोटे सॉलिड स्फीयर को किसी लिक्विड में डाला जाता है तो उसकी जो एक्सलेशन होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, वो कांस्टेंट हो जाती है ना। यानी उसकी जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, यानी एक्सेलरेटिंग जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वो कांस्टेंट हो जाती है, यानी इसकी दैट मींस उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी कुछ समय के बाद। पहले तो उसकी स्पीड बढ़ती है, उसके बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। क्यों होता है, क्योंकि नीचे से भी एक फोर्स ऊपर क्यों लगता है जिसे हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो उस बॉल पर नीचे लगता है mg और ऊपर लगता है विस्कस फोर्स। जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे जो लिक्विड होती है यानी हमारा जो बॉल होता है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, एंड हेंस इट अटेन्स ए कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। क्या होता है, कुछ समय के बाद वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं। यानी इस टाइप से देखो कि ये मान लो मेरा एक स्फीयर है जिसकी डेंसिटी रो है और रेडियस r है। तो इस पे नीचे जो फोर्स लगेगा वो होता है mg, m को हमने लिख लिया, है ना, ये mg होगा, तो m को हमने लिख लिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी। ये हो गया हमारा इस बॉल की वेट जो नीचे लग रहा है। ऊपर जो थ्रस्ट लग रहा है, अब थ्रस्ट फोर्स को कितना हो जाएगा, रो vg होता है, तो रो हो गया हमारा लिक्विड का डेंसिटी, g हो गया, और 4/3 पाई r क्यूब हो जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। और यहाँ पर जो एक विस्कस फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा rvt। इस rvt ना 6 पाई ईटा rvt, इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी दैट मींस सारे फोर्स एक दूसरे को इक्वेट कर लेंगे, यानी when the body moves with constant velocity, that is terminal velocity, with no acceleration, the net upward thrust plus viscous force, ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक थ्रस्ट लग रहा है और एक हमारा विस्कस फोर्स लग रहा है, बैलेंसेस डाउनवर्ड फोर्स दैट इज वेट ऑफ द बॉडी। तो क्या करते हैं, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, दैट मीन्स थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स इक्वल टू वेट हो जाएगा। तो यहाँ थ्रस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब रो जी प्लस विस्कस फोर्स हमारा हो गया 6 पाई ईटा rvt इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो जी। ये रो जी हो गया हमारा वेट ऑफ द बॉडी इंटू जी। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ से सारे टर्म को कैंसल आउट करोगे, आपके पास जो वीटी का फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा 2/9 r स्क्वायर इंटू रो माइनस सिग्मा जी बाई ईटा। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका टर्मिनल वेलोसिटी का। तो ये आपको पूरा का पूरा पार्ट प्रूफ करना है 5 मार्क्स में।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है डिफाइन एस्केप वेलोसिटी। हाँ, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कहता है एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, तब तो द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अप सो दैट so as to enable it to just overcome the gravitational pull is known as escape velocity। यानी आप किसी चीज को मिनिमम किस वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए, है ना। तो इस मिनिमम वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे मान लो अगर हमारा ये अर्थ है ना, और अर्थ का मान लो बस यहाँ तक इसका टोटल इसका जो एरिया है ग्रेविटेशनल पुल का, बस इसी तक वो किसी चीज को अपनी ओर खींच सकता है। इसके ऊपर कुछ चला जाएगा तो वो अपनी ओर कभी खींच नहीं पाएगा। तो हमें कम से कम यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी दे, है ना, कितनी वेलोसिटी दे कि जस्ट वो इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए, यानी उससे ऊपर चला जाए, इसे ही बोलते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट जी एम बाई आर, है ना। ये अर्थ के लिए बात करते हैं, ये सिंपल हम अर्थ की बात करें। हर अलग प्लैनेट का अलग अलग मास होगा, अलग अलग अर्थ होगा, तो उसकी वैल्यू होती है टू जी एम बाई आर। ये हम बात करें अर्थ के लिए तो मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा यहाँ पर, और इसको मान सकते हैं v इक्वल टू रूट टू जी आर। तो ये होता है हमारा एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब हमें इसे प्रूफ करना है ना, कि इसका हमें प्रूफ करना है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो प्रूफ क्या कहते हैं, तो जब एस्केप वेलोसिटी यानी जब कोई भी चीज अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाएगा, यानी उस पर जो नेट एनर्जी है ना, कितनी हो जाएगी, जीरो। जस्ट वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला गया है, यानी अब अर्थ उसको अपनी ओर नहीं खींच सकता है, मतलब अर्थ उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। इस केस में क्या हो जाएगा कि जो टोटल एनर्जी हो जाती है वो जीरो हो जाती है। तो एनर्जी किसी के इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी हो गया हमारा एस्केप वेलोसिटी, और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, माइनस जी एम इंटू एम बाई आर। यहाँ एम है मास ऑफ द बॉडी, ना, यानी अगर हम किसी बॉडी को जिसका मास m है उसको अर्थ के सरफेस से अगर हम क्या करें, अगर हम प्रोजेक्ट करें, ये रेडियस ऑफ अर्थ है और ये कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, तो इसको हमने कितने वेलोसिटी से भेज रहे हैं, वी। तो यहाँ पर इसके पास जो टोटल एनर्जी है वो होगी काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर जो अर्थ के सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका एक्सप्रेस होता है माइनस, है ना, ध्यान रखना, माइनस जी एम एम अपॉन आर। यहाँ से एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाए जी एम एम अपॉन आर, मास से मास कैंसिल होगा यहाँ से, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी टू जी एम अपॉन आर, और आप लिख सकते हो कि वी ई इज इक्वल टू रूट ओवर जी एम अपॉन आर। हमें पता है कि सिंस जी इक्वल टू क्या आता है फॉर अर्थ के लिए, इसकी वैल्यू होती है जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने पुट किया तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया रूट टू जी आर, और इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ना। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर भेजना है ताकि वो कभी वापस अर्थ के सरफेस पे ना आए, तो हमें कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं डिराइव, क्वेश्चन 18 है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग एसएचएम। तो कोई भी बॉडी जो एसएचएम है ना, उसके लिए अगर कोई एसएचएम करता है तो उसके लिए एक्सेलरेशन का क्या करना है, आपको एक्सप्रेशन लिखना है। और सेकंड पार्ट करता है हेंस स्टेट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको एक्सप्रेशन प्रूफ करना है एक्सेलरेशन का, ठीक है, किसके लिए, एसएचएम के लिए। तो हमें पता है फॉर एसएचएम, फॉर एसएचएम क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम करेगा, इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपका जो फोर्स है वो इक्वल टू होता है माइनस के एक्स, यानी आपके जो फोर्स है जब वो डिस्प्लेसमेंट के एक्स के पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है विथ नेगेटिव, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं। तो इस टाइप का फोर्स, यानी कोई ऑब्जेक्ट इस टाइप में, किसी ऑब्जेक्ट में इस टाइप का फोर्स लग रहा हो जिसमें उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को हम बोलते हैं एसएचएम, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो यहाँ से आप देखते हो कि एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस के इंटू एक्स, यानी ए इक्वल टू आप देख सकते हो माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि ए इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, वेयर जो के बाई एम की वैल्यू है वो हमने ओमेगा स्क्वायर एज्यूम किया है। अब एक को आप कह सकते हो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर, और माइनस साइन आएगा, अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर आप ले आओगे इसको अगर लेफ्ट में तो हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि आफ्टर सॉल्विंग
ठीक है। इस इक्वेशन को आप जब आप सॉल्व करोगे, अभी आपके लेवल में सॉल्व नहीं करना है ना, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1, तो ये आपको क्लास 12 में पता सीखना है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 हमें क्या मिलता है, x की वैल्यू जो होती है ये होती है a sin ओमेगा t, ठीक है। जहां पर a होता है इसका एम्पलीट्यूड, या फिर कह सकते हो इसका आपका, इसे आप बोल सकते हो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा x a sin ओमेगा t। इसे अगर आप करोगे डिफरेंशिएट तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो v इक्वल टू हो जाएगा, हमें पता है dx अपॉन dt। तो इसे एक बार करोगे आप डिफरेंशिएट तो वैल्यू हो जाएगी ओमेगा a cos ओमेगा t, ठीक। इसे आप फिर से करोगे डिफरेंशिएट तो आपको मिलेगा एक्सप्रेशन। तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा dv अपॉन dt, या फिर से कर सकते हो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिससे आप डबल डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से जो ए का फॉर्मूला आता है वो हो जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो ये होता है हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन फॉर एसएचएम, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना था। ये हो गया आपका ए पार्ट। अब बी पार्ट पूरा हेंस फ्रॉम फोर्थ लॉ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, स्टेट फोर्थ लॉ को आपको एक्सप्रेशन बताना है। तो बी पार्ट हो गया। बी पार्ट है कि द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। यानी आपका जो फोर्स होता है वो हमेशा किधर लगता है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगता है। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इसका फोर्स अगर किसी पॉइंट पर ले जाओगे तो हमेशा कहाँ पर एक्ट करता है, हमेशा ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन पर आने की कोशिश करता है। इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो किसी पेंडुलम को आप ऑसिलेट कराओगे तो हमेशा ये मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करता है, और इसे ये बोलते हैं हम एसएचएम। दैट मीन्स यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो इक्वल टू होता है माइनस के एक्स, वेयर एफ इज द फोर्स एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट एंड के इज ए कांस्टेंट। दिस लेसन इज कॉल्ड हुक्स लॉ, और इसे हम हुक्स लॉ भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा एसएचएम का फर्स्ट लॉ। और आज का लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन टेम्परेचर। बी पार्ट है स्टेट एंड प्रूफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड सी पार्ट है राइट एनी वन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो टेम्परेचर क्या होता है, ए पार्ट टेम्परेचर होता है कि टेम्परेचर में भी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, यानी कोई बॉडी कितना हॉट है या कितना कोल्ड है उसको मेजर करने के लिए हम जिस क्वांटिटी का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर, ठीक है। यानी किसी बॉडी के हॉटनेस यानी उसके गर्म और उसकी शीतलता को मापने के लिए हम जिस जिस चीज का यूज करते हैं उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। बी पार्ट है हमेशा कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टेट एंड प्रूफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, इसमें कहा था कि इट स्टेट्स दैट इफ ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड ऑब्जेक्ट सी एंड ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द each other, then zeroth law of thermodynamics introduce the concept of temperature। तो कह रहा है कि इसमें क्या कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, वो अगर क्या है थर्मली इक्विलिब्रियम में है सी के साथ अलग अलग, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, है ना। कह रहा है अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, दैट मीन्स ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस करता है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर को। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको किस चीज का कंसेप्ट मिलता है, टेम्परेचर का। जब आपसे फर्स्ट लॉ पूछा जाएगा तो फर्स्ट लॉ से हमसे क्या इंट्रोड्यूस होता है, इंटरनल एनर्जी। तो सर जीरोथ लॉ से आपको मिलेगा कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इसे हमें प्रूफ करना है। तो लेट सपोज कि हमारा, मैंने क्या कहा था कि ए और सी क्या है, एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सिमिलरली बी और सी भी एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बीच में हमने क्या लगा दिया है, बीच में लगा दिया इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब कि हीट यहाँ पर हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर भी ए से बी में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ए और सी तो हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, और बी और सी बी का भी टेम्परेचर सेम है, तो ए और बी का भी टेम्परेचर सेम होगा। तो इसे क्या करें, इसी चीज को आपको प्रूफ करना है। तो लिख सकते हैं कि लेट टी ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए, टी बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ पार्ट बी,
एंड TC इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ पार्ट सी। तो फ्रॉम ना फ्रॉम जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हमें पता है, हमें प्रूफ करना है। तो कह रहा है कि A और C एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी TA इक्वल टू TC होगा। क्यों? सिंस A एंड C आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक। एंड सिमिलरली जो B है वो भी TC के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सिंस B एंड C आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। देयरफॉर TA इक्वल टू TC भी होगा, है ना। कहाँ से? इसे कह लो इक्वेशन नंबर 1 और दूसरे कह लो इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा? TA इक्वल टू TB होगा, यानी A और B का भी टेम्परेचर सेम होगा, है ना। हेंस प्रूव्ड, है ना। इजी, ये तुम्हें प्रूव करना था, ये इन दोनों का भी टेम्परेचर सेम होगा। ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। बी पार्ट करा कि हमें, सी पार्ट में कहा था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से किसी भी एक स्टेटमेंट को प्रूव करो। तो इसे हम कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का होता है एक केल्विन स्टेटमेंट। ये क्या है? ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली मींस दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यानी कहने का मतलब है कि कभी भी हीट, देखो हीट का फ्लो कहाँ से होता है? हीट का फ्लो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में होता है। तो सेकंड लॉ में क्या था? सेकंड लॉ ने कहा था कि हीट का ट्रांसफर कभी भी कोल्ड बॉडी से सेकंड बॉडी में नहीं हो सकता ना, अपने आप नहीं हो सकता। तो ये इम्पॉसिबल है कि हीट का फ्लो हो जाए कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। जैसे आपका फ्रिज, फ्रिज क्या करता है? अंदर की हीट को बाहर निकालता है, यानी हीट कहाँ से कहाँ जा रहा है? फ्रिज के अंदर से बाहर। तो अंदर कोल्ड है, बाहर हॉट है, तो हीट कहाँ से कहाँ जा रहा है? आपके फ्रिज से बाहर, मतलब कोल्डर से हॉटर बॉडी में हीट जा रहा है। तो ये अपने आप नहीं होगा, है ना। इसके लिए आपको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब आपको कुछ उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और जो हम उसको सप्लाई कैसे देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, है ना। तो क्या कह सकते हैं कि यही केल्विन का स्टेटमेंट था कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो बिना एनर्जी खर्च किए आप कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। यही था हमारा केल्विन का स्टेटमेंट। तो आपको कोई एक स्टेटमेंट लिखना था तो आप ये केल्विन का सिंपल सा स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पार्ट सी सेक्शन सी का। और ये आपका सेट नंबर 3 था टर्म 2 के लिए। तो टर्म 1 टर्म 2 का भी आप क्वेश्चन देख लें। बाकी मैंने सारा डिटेल्स भी आपको पूरा का पूरा आंसर बताया है, तो इसको भी देख के आप फाइनल कर लें और आप अपना इसके बाद एग्जाम का अच्छे दे दें। उसके बाद आप टर्म क्लास 12 की भी अच्छे से तैयारी करते हैं। क्लास 12 के लिए आपको सारा कंटेंट हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो को भी देख सकते हो। जितने मॉडल सेट भी हमने किए थे, हमने जिस तरह से अभी आपका हमने क्लास 11th का किया है, वैसे हमने क्लास 12th का भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वहाँ सब कुछ सॉल्यूशन किया था। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा लो, और बाकी टेलीग्राम के ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस टेलीग्राम के चैनल में आपको मिलेंगे, हमारे है करीब 3000 सब्सक्राइबर हैं और करीब 2000 लोग इसके ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं।